बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 9th का आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं वो है हमारी रिव्यू। ये दूसरी रिव्यू है और ये यूनिट नंबर 5 to 8 है। इसकी रिव्यू की आप अहमियत मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको आजकल ये जो ड्रामा चल रहा है पीटीवी के ऊपर और जिसको इमरान खान ने भी सिफारिश की है कि इसको पाकिस्तान के कौमी टेलीविज़न पर इसको चलाया जाए, अल तुगरुल गाज़ी, तो ये मुसलमानों की एक शान व शौकत इसमें दिखाई गई है। सल्तनत उस्मानिया जो आखिरी मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी उसको जो दिखाया गया है। तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं तो आपके लिए बेटा इसमें समझने के लिए बहुत सारे लेसन हैं। तो नंबर 1 मैं आपको ये बताऊं, आप वहाँ पर देखें जितने बंदे भी हैं वो सारे के सारे अपने काम के माहिर हैं। अब किसी को भी आप देख लें, अगर आप लुहार को देखें जो तलवार बनाता है तो वो उस काम का माहिर है। अच्छा, डॉक्टर को देखें तो कोई पेशेंट सिवाय एक के, तैमूर के जो आखिरी डेथ जिसकी होती है, वरना सारे जो उनके पास मरीज़ आए हैं उन्होंने कमाल महारत के साथ वो अपने शोबे के मतलब है स्पेशलिस्ट लोग थे, उन्होंने उसको बचा लिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई घोड़ा सवार है तो वो उसमें महारत रखता है, अगर तलवार चलाने वाला है तो वो उसमें महारत रखता है, नक्शा बनाने वाला है तो वो उसमें महारत रखता है, रास्ता तलाश करना है, खोजी है तो वो उसमें महारत रखता है। अच्छा, दुश्मन की जो साजिशें हैं उसको कैसे निगाह में रखता है। तो ये देखें, हमें सारे जो लोग हैं वही कामयाब हो रहे हैं जो अपने काम के माहिर हैं। तो उस ज़माने में भी वही लोग कामयाब हुए हैं जो अपने काम के माहिर थे, अपनी काम के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन रखते थे। अदब में अगर हम देखें, खाना एक साथ खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और देखें कितनी अदब और एहतराम के साथ बैठे हुए हैं। अगर एक बच्चा भी बैठा हुआ है तो उस बच्चे का देखें कि उसके बैठने का स्टाइल, उसका बैठने का अंदाज़, ये क्या है। बुज़ुर्ग बात कर रहे हैं, वो खामोशी के साथ, अदब के साथ वो सुन रहा है। और इसके साथ आप देखें कोई किसी के कमरे में बग़ैर इजाज़त के नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ा जो है ना वो लेसन है हमारे नौजवानों के लिए जो ये ड्रामा देख रहे हैं। तो वो इन असल में जो है ना वो इन अक़दार को देखें जो इन चीज़ों को दिखाया गया है। मुआशी हवाले से आप देखें कि ख़वातीन जो है वो काम कर रही हैं, यानी घर के सारे अफराद काम करते थे उस दौर में। तब जो है ना वो इस तरह से एक छोटे से एक कबीले ने दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी रियासत जो बनाने में उसने कामयाबी हुई है। तो उनके ये कामयाबी के राज देखें आप, इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग जहन में रखें। और अगर आज भी आप कोई बंदा अपनी नामवरी पैदा कर सकता है तो उसे भी अपने काम में महारत हासिल करनी होगी। काम में आप महारत हासिल करेंगे, मुश्किलात को बर्दाश्त करेंगे। थोड़ी मुश्किलात झेल रहे हैं वो, आप देखें कोई खुशी उनके यहाँ कम है और दुख और मुसीबतें और वो ज़्यादा हैं वो, लेकिन उसको मौसम का भी मुकाबला करते हैं, साजिशों का भी मुकाबला करते हैं, दुश्मन का भी मुकाबला करते हैं। दूसरी कुव्वतें जो है ना फ़ौजी ताकतें हैं वो उनका भी एक एक नहीं 2-2 ताकतें हैं जिनके साथ वो लोग मुकाबला करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह बहादुरी के साथ आपको आगे जाना है, मकसद पर ईमान लेकर आगे जाना है। कंसंट्रेशन आपकी उसके ऊपर होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, तब इंसान को कामयाबी मिलती है। अब आते हैं रिव्यू की तरफ।
तो रिव्यू बेटा इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि हमें तजर्बा जो है वो ये बता रहा है कि 40 से 50% आपका जो सालाना इम्तिहान का पेपर होता है वो इन रिव्यू से ही वो लिया जाता है। जो सवालात आते हैं चाहे वो सब्जेक्टिव वाइज है या ऑब्जेक्टिव है, तो उसको हमने देखा है, गौर से देखा है कि वो 40 से 50% उसका जो हिस्सा है वो इस रिव्यू के जो MCQs हैं, रिव्यू के अंदर दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं, रिव्यू के अंदर दिया हुआ पैराग्राफ है, वोकैबलरी है, ग्रामर है, तो रिव्यू को आपने बहुत ही ज़्यादा अहमियत देनी है। तो करना ये आपको है। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी कुछ मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ इस हवाले से। तो ये देखें, पहला सवाल कंप्रीहेंशन का है, यानी तफ़हीम इबारत। आपने सबक को, यानी अब हम इन तीनों असबाक को हम ज़हन में रखेंगे, सबक नंबर 5 से सबक नंबर 8 तक, कि आपने इनको क्या समझा है, कहाँ तक इनको समझा है। तो साफ ज़ाहिर है वही समझ सकता है जो पूछे गए सवालात के जवाब दे सकता है। तो इसमें देखें 8 सवाल उसने पूछे हैं, तो ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, वैसे भी ये आपने इन 5 से 8 के इनफरादी तौर पे जो हमने आपको पढ़ाया है उसके अंदर इनके सवालात मौजूद हैं। इसमें दूसरे जगह आते हैं हम, तो दूसरा इसका हिस्सा वोकैबलरी का है। ये बहुत ही अहम है। वोकैबलरी 20 नंबर आगे जो एंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर इंग्लिश के होते हैं, और उसके अंदर ये बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा वोकैब का। तो वोकैब में बहुत ही एडवांस इंग्लिश की वोकैब होती है। वो एडवांस इंग्लिश की वोकैब तो वही करेगा जो पहले बेसिक कर चुका होगा। इसलिए लर्न टू लर्न को पढ़ें। लर्न टू लर्न हम आपको पढ़ा रहे हैं, लर्न टू लर्न पढ़ने की आपको तलकीन कर रहे हैं, ताकि लफ्ज़ों को आप समझें, नए लफ्ज़ आपके कौन कौन से आ रहे हैं। बच्चे 2 किस्म के होते हैं, एक अपने आप को निसाब की किताबों तक महदूद रखते हैं, और एक फर्दर स्टडी करते हैं जो इंग्लिश की दूसरी बुक्स भी, हेल्पिंग बुक्स भी पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ लेते हैं, ड्रामे पढ़ लेते हैं, या कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं, या वो इंग्लिश के हवाले से जो ड्रामे हैं, मूवीज़ हैं, प्लेज हैं, वो देखते हैं, तो उनकी वोकैबलरी कुछ बढ़ जाती है। तो इसमें उसने हमें वोकैब में जो पूछा है हमसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, तो ये सबसे पहली चीज़ वो सवाल हमसे पूछ रहा है, ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो, इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें कौन सी मिसाल आपको मिली है? ये पहला जो सवाल आपका दिया हुआ है, इसमें आप देखें वोकैब में सवाल नंबर 1, इसमें आप गौर करें कि ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ब्लैंकेट कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो, बर्फ की चादर ओढ़े हुए। तो अभी आप देखें ये गर्मियों का मौसम है, आप रात को एक चादर ओढ़ कर सोते हैं, तो ये चादर ओढ़ के सोना इंसानी खासियत है। तो उसने ये इंसानी खासियत दरख्तों को दी हुई है। तो इसलिए जब इंसानी खासियत यानी लिविंग खासियत आप नॉन लिविंग को देंगे तो वो पर्सनिफिकेशन होगा। तो ये उसने 4 चीज़ें दी हुई हैं, अक्सर मैंने आपको ये बताई हैं। अलिट्रेशन क्या होता है, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है। तो ये आपको 4 लफ्ज़ देखकर समझ जाना चाहिए कि ये इंसानी खसूसियत है जो दरख्तों को दी है, तो ये पर्सनिफिकेशन इसका ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। इसके अलावा दूसरे में वो कहता है कीप अप यूर मोराल। मोराल आपको पता है हौसले को कहते हैं, ये कैद आज़म के अल्फाज हैं, अपने हौसले बुलंद रखें। तो इसमें वेल्थ है, फार्टिट्यूड है, सेक्शन है, वॉइस है। तो साफ ज़ाहिर है इसका जो हमें इंग्लिश मीनिंग मिल रहा है, इसके जो हमें मुतरादिफ मिल रहा है वो है फार्टिट्यूड। फार्टिट्यूड का मतलब भी सब्र है,
मोराल का मतलब भी हौसला, सब्र, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। इसके आगे पेज आप नेक्स्ट पे आ जाए, पेज नंबर 90 पे। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट। ये देखें, अगर आपने सबक को हमारे साथ पढ़ा हुआ है तो ये सुल्तान अहमद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से से ये लफ्ज़ लिया गया है। इसी तरह बेटा आगे इंट्री टेस्ट के जो होते हैं सवाल, उसमें भी सबक से पूरी लाइन उठा लेते हैं। ये आपको यहीं से प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसने सुल्तान अहमद मस्जिद की पूरी लाइन एक उठा के आपसे वो पूछ रहा है, द फ्लोर आर कवर्ड विद कारपेट। कवर्ड विद कारपेट का मतलब क्या है कि फ़र्श को कालीनों से सजाया गया है। तो इसके अंदर लफ्ज़ एक्सपोज्ड, ये उसका सही लफ्ज़ इसका जवाब बनता है, यानी कि उसको वाज़े किया गया है, उसको मुज़य्यन किया गया है। इसके नीचे आप देखें, द लिटल बर्ड्स आर पाइपिंग, PIPING, पिपिंग। पिपिंग का मतलब होता है, ये आगे सबक में आएगा, हल्की सी मुस्कुराहट, खूब मुस्कुराहट इसको कहते हैं। ये सब का लफ्ज़ तो इसी तरह आवाज़ मुंह से निकालना है, ये चारों का लफ्ज़। लेकिन किसी का जो है वो पॉजिटिव में है, किसी का आवाज़ निकालना वो नेगेटिव में है। जैसे क्राइंग, तो क्राइंग में भी बच्चा है, जवान है, वो आवाज़ उसकी निकल रही होती है मगर वो रो रहा होता है, चीख रहा होता है, किसी को वो क्राइंग वाली आवाज़ अच्छी नहीं लगती। इसी तरह वीपिंग, वीपिंग में भी आवाज़ एक निकाली जा रही होती है लेकिन वो भी किसी को अच्छी नहीं लगी। इसी तरह येलिंग हो गया। तो इसी तरह बेटा ये जो लफ्ज़ है ना ट्विटरिंग, तो इसको कहते हैं चहचहाना। चहचहाना ये परिंदों की वो खूबसूरत आवाज़ होती है जो हमें अच्छी लगती है। तो नामुनासिब आवाज़, रोने धोने वाली आवाज़, चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ और चहचहाने वाली आवाज़ में ये आपको ये जो परिंदों की आवाज़ें होती हैं वो ट्विटरिंग उसको कहते हैं। अब आते हैं हम ग्रामर वाले हिस्से में। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये देखें, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। पुलिस ने मजमे को मुंतशिर कर दिया। क्राउड को उसने अंडरलाइन किया हुआ है, क्राउड को उसने अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप देखें कि क्राउड हमने पढ़ा हुआ है, क्राउड हमारा कलेक्टिव नाउन है। दूसरे में आ जाएं, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, ये क्राउड जो है ना ये कलेक्टिव नाउन है। दूसरे में ये देखें, द डॉग सेट डैश हिज मास्टर। तो इसके लिए वो हमें इसके लिए ऑप्शन दे रहा है, एक है बिसाइड, एक है अलॉन्ग, एक है अक्रॉस, एक है ओवर। तो ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है। तो बिसाइड का मतलब है साथ, बिल्कुल कुत्ता जो है वो अपने मालिक के साथ बैठा हुआ है। इसके अंदर एक गलती आती है बेटा, ये बिसाइड्स लिखा होता है, एस साथ लगाया हुआ होता है। उस बिसाइड्स का मतलब है अलावा। तो ये प्रैक्टिस करें। आगे वाले बेटा जो इम्तिहान है वो इसी तर्ज के इम्तिहान है कि वो दोनों लगा देगा, बिसाइड भी और बिसाइड्स भी। हाँ जी, आप बताएं कौन सा सही है। तो कौन बताएगा? वही बताएगा जिसको बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में पता होगा। वेट डैश आई रिटर्न। तो ये चार लफ्ज़ें यहाँ दी हुई हैं। वेट इंतज़ार करो, बिफोर, अनलेस, इफ, टिल। तो यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ सही होगा? टिल। वेट इंतज़ार करो, तक, आई रिटर्न, मेरे वापस आने तक इंतज़ार करो। नंबर 4, आई हर्ड अ नॉइज़ डैश फ्रॉम द रूम। अब केम आएगा या कमिंग, कम, विल कम। तो इसमें कमिंग जो है ना वो मुनासिब सा लफ्ज़ है। आई हर्ड अ नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द रूम।
ही स्पोक वेरी लाउड। अब इसको वेरी लाउड को उसने अंडरलाइन किया है, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये देखें वेरी लाउड। ये वो पूछ रहा है ये वेरी लाउड क्या है, तो ये लाउड जो है बेटा ये एडजेक्टिव है, और ये वेरी जो है ये एडवर्ब है, ठीक है ना। तो ये डिग्री है, ये क्या है, डिग्री। डिग्री है जो लाउड जो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर रही है। तो ये एडवर्ब को हमने पढ़ा हुआ है, एडवर्ब जो है वो वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में, और अपने जैसे एडवर्ब के मीनिंग में उसको वाजे करता है, मज़ीद उसके बारे में हमें बताता है। तो ये हमारा वेरी लाउड ये डिग्री का काम कर रहा है, ये डिग्री। इसके अंदर ऑप्शन उसने हमारे पास जो दिए हुए हैं, ये वो कहता है ये मैनर है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है या टाइम है। तो ये हमारी डिग्री के ऊपर आप इसको कलेक्ट करें। दूसरे पेज पर आए 91 पे, ये बहुत अहम यहाँ पे है, इसको ज़रा तवज्जो से आप गौर करेंगे। ये बहुत एडवांस ग्रामर में ये चीज़ आई हुई है, इसको आप ज़रा तवज्जो से देखें, बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। वी वॉच्ड हिम गो, वी वॉच्ड हिम गो। हमने ये सीखा है कि एक काम के बाद जब दूसरे काम को किया जाता है तो उससे पहले टू लगाते हैं। तो यहाँ देखें टू नहीं लगा हुआ है, ये इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव है, लेकिन बच्चा टू देखता रहेगा कि अभी टू तो है नहीं, तो ये इन्फिनेटिव कैसे है। तो बेटा ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जिसके साथ टू नहीं लगाया जाता, और ऐसे इन्फिनेटिव को जिसके साथ टू ना लगाया गया हो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये लफ्ज़ आप तवज्जो से सुन लें, इन्फिनेटिव में कुछ लफ्ज़ें, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनसे पहले हम नहीं लगाते, गो नहीं लगाते, ये इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। नेक्स्ट आए, ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। अब देखें असल वर्ब जो है ना वो यहाँ पे आया हुआ है, इसके बाद एक देखें कुकिंग आया हुआ है, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है। तो ये हमने आपको सिखाया है जब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है फिर देखा जाता है ये इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे हो रहा है, बतौर किस चीज़ के हो रहा है। तो इस चीज़ को हमने समझना होता है कि यहाँ पर देखें कि ये ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट भी आया हुआ है, वर्ब भी आया हुआ है, तो साफ ज़ाहिर है ये जगह नाउन की है। तो ये नाउन यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर नाउन इस्तेमाल जब होगा तो वो जेरेंड होगा। ये इसको तवज्जो से आप लोगों ने देखना है। अब आए ज़रा आप गौर से करें, ये फ़िक्रा कौन सा है जो एफ से शुरू हो रहा है। शाबाश, फ़ौरन आप अपने आप का जवाब दें, जो एफ से शुरू हो वो कौन सा सेंटेंस होता है। बिल्कुल सही है, वो कंडीशनल होता है। अब यहाँ दूसरा सवाल होता है कुल कंडीशनल सेंटेंस कितने हैं, 4 हैं। ज़ीरो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है एंड थर्ड कंडीशन है। ठीक है बेटा, तो ये देखें इफ़ यू हैड से आगे स्टडीड लगाया हुआ है। जब हैड के आगे स्टडीड यानी थर्ड फार्म लगी होगी, इसको हम सेकंड फार्म नहीं कहेंगे क्योंकि ये हैड के आगे आया हुआ है। तो मैंने ये आपको ये टिप्स भी दी थी कि थर्ड फार्म जिस फिक्रे में होती है, इफ़ वाले फिक्रे में, वो थर्ड कंडीशन होती है। सेकंड जिसमें होती है वो सेकंड कंडीशन होती है, और फर्स्ट में फर्स्ट और विल शैल और फर्स्ट होता है वो फर्स्ट होती है, और जो बैनुल अक़वामी हकीकत होती है, सच्चाई होती है, साइंटिफिक ट्रुथ होता है, वो ज़ीरो कंडीशन होती है। बहरहाल वो हमने पढ़ा था। यहाँ अब आपको समझ लेना चाहिए, ये 4 ऑप्शन आप उसने दिए हुए हैं कि जनाब यहाँ लगेगा वुड, सिर्फ वुड खाली जगह पे लगेगा। फिक्रा है इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड
कामा यू डैश सक्सीडेड। आगे भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वुड आएगा। क्या सिर्फ वुड के आगे थर्ड फॉर्म होती है? कभी नहीं होती। सिर्फ वुड के आगे थर्ड फॉर्म कभी नहीं होती। विल, विल के आगे क्या थर्ड फॉर्म होगी? कभी नहीं होगी। विल के आगे, वुड और विल के आगे थर्ड फॉर्म नहीं होगी। अच्छा, क्या विल हैव के आगे होगी? तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि विल के आगे हैव नहीं आता। ये आप ज़हन में रख लें। इसके बाद देखिए वुड हैव, तो ये वो पॉइंट है जो हमें चाहिए। वुड भी आया हुआ है, आगे उसमें हैव है, और हैव के आगे आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, हैज़, हैव और हैड के साथ। तो इस तरह से हमने आपको सिखाया था कि जब पहले हिस्से में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो, पहले हिस्से में जब हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो, तो उसके मेन जो प्रिंसिपल क्लास है, जो जिसके अंदर रिज़ल्ट है, तो वो वुड हैव और थर्ड फॉर्म होगी। इसलिए यहाँ बेटा वुड हैव सक्सीडेड जो है ना, वो सही होगा। अब आते हैं इसके आगे, ये बहुत अहम चीज़ आ रही है, द शू इज़ प्रेसिंग। अभी आप जूते खरीदेंगे, ईद आने वाली है, तो इसी तरह ये एक बच्चा है, स्टूडेंट है, जिसने एक जूता ख़रीदा है, उसने पहना है, लेकिन जब उसने जूता पहना है, द शू इज़ प्रेसिंग ऑन हिज टो, वो उसके जो अंगूठा है वो उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, वो तकलीफ़ महसूस कर रहा है बच्चा। द शू इज़ प्रेसिंग ऑन हिज टो, तो जूता उसके अंगूठे के ऊपर दबाव डाल रहा है। अब वो पूछ रहा है हमसे इस फिक्रे के अंदर कि ऑन द टो कौन सी फ्रेज है? ऑन द टो 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है, ऑन द टो कौन सी फ्रेज है? हमने देखना है कि ये काम किसका कर रही है। एक तो सिंपल फार्मूला है बेटा, आप ज़रा यहाँ पे गौर करें। द शू इज़ प्रेसिंग, द शू क्या है? द शू क्या है? ये सब्जेक्ट है, और प्रेसिंग क्या है? ये तो हेल्प है। ये प्रेसिंग क्या है? ये वर्ब है। अब आप खुद समझ जाएं तो ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि फिक्रे का सेंटेंस की जो तरतीब है यही होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है? शाबाश, ऑब्जेक्ट जो है ना, वहाँ पे नाउन होता है, या नाउन होता है सब्जेक्ट, जैसे शूज़ सब्जेक्ट है, नाउन है, और यहाँ पे जो नाउन की जगह पे ये मजमुआ आया हुआ है लफ्ज़ों का, ऑन माई टो, तो ये नाउन की जगह पर है, ये नाउन का काम कर रहा है। तो ये वो फ्रेज़ है जो नाउन का काम कर रही है, क्योंकि नाउन की जगह पे बैठी हुई है, नाउन की जगह पे ये इसको इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा इसका, अब उसने आपसे पूछ लिया है यहाँ पे कि ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज होती तो ये एडजेक्टिव का काम करती। एडवर्ब फ्रेज है, या ये एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब का काम करेगी। नाउन फ्रेज है। तो अब आप ये 4 फ्रेजें दी हुई हैं बेटा, अब आप बताएं ये कौन सी फ्रेज है जो नाउन की जगह पे आई हुई है? तो ये नाउन फ्रेज है। लास्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस? ये कौन सा सेंटेंस सही है? इसके अंदर जो एक चीज़ ख़ास तौर पे इस्तेमाल हुई है वो हुई है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हुआ है। अब देखें, वी आर यूजुअली टायर्ड, हम थक जाते हैं, हम थक जाते हैं। बाय एंड ऑफ द डे, दिन के इख्तिताम तक हम लोग थक जाते हैं। अच्छा, अब वो यूजुअली को हम देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर, उसने 4 सेंटेंस हैं बेटा, तो चारों जगह पर उसने मुख्तलिफ जगह पे उसको रखा है। तो इसका मतलब यही होगा, प्लेस ऑफ द राइट प्लेस ऑफ द
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी सही जगह कौन सी होगी। अब आपने गौर करना है और कोई फिक्रे के अंदर गलती नहीं है। पहले फिक्रे में देखें वी आर टायर्ड यूजली, यानी वर्ब के आगे यूजली इस्तेमाल हुआ है। दूसरे में आप देखें वी आर टायर्ड बाय यूजली, बाय के आगे उसने यूजली को रखा है। तीसरे में देखें वी आर यूजली टायर्ड, अब उसने क्या किया है, वर्ब से पहले यूजली को रखा है। तीसरे में आप देखें फिक्रे के आखिर में यूजली रखा है। अब सवाल यही होगा कि ये है क्या यूजली। तो ये यूजली बेटा ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि काम कितनी मर्तबा हुआ, काम कितनी मर्तबा होता है, काम कितनी मर्तबा होगा। ठीक है, तो ये लफ्ज़ें जिसको ज़हर करती हैं उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कुछ और लफ्ज़ें भी हैं, वो भी यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ऑलवेज यानी काम, वही बात है अभी, कब होता है, क्या हमेशा होता है, सेल्डम कभी कभार होता है, अगेन दोबारा होता है, ये देखें यूजुअली, या ये अमूमन होता है, अमूमन आम तौर पर काम होता है। तो ये कानून मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है, इसको आप लोग गौर से कर लें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फिक्रे में वर्ब से पहले, वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में आता है। तो अब कानून असूल मैंने आपको बता दिया है, तो आप खुद देखें, आप ढूंढें वो कौन सी जगह है जहाँ पे यूजुअली वर्ब से पहले आया हुआ है। तो ये आपको सी में नज़र आएगा कि सी के अंदर आप देखें वी आर यूजुअली टायर्ड, टायर्ड से पहले यूजुअली आया हुआ है। और देखें उसके अंदर दूसरी निशानी भी हमें साथ मिल जाती है, हेल्पिंग वर्ब वाली, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद राइटिंग स्किल वही पहले डिस्कस हो चुके हैं। राइट अप पैराग्राफ ऑन एनी सोशल इश्यूज टॉपिक, तो ये जो ऐसे लिखने होते हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, बेरोज़गारी का मसला है, स्मोकिंग का मसला है, इसी तरह जो है वो यूजेस ऑफ इंटरनेट है, और इसी तरह हमारे जो मुख्तलिफ हैं मसाइल, इसके ऊपर आप कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं। और यहाँ से वो आपको देखें, ये ऐसे 15 नंबर का होता है मगर होता 10वीं में है। प्रैक्टिस वो नाम से आपको करा रहा है, अब ना करे बच्चा तो यहाँ उसके अपने खाते में ये बात चली जाती है। इसके बाद देखें वो कहता है कि राइट एन ऐसे ऑन अ जर्नल सब्जेक्ट, कोई आप सब्जेक्ट ले लें। आप जैसे आजकल कोरोना का आया हुआ है, तो कोरोना के मुतालिक आपको बहुत सारे सेंटेंस आपको सोशल मीडिया से मिल जाते हैं, और आपको बहुत सारे जो है वो टेलीविज़न से मिल जाते हैं। आप खुद इमरान खान की इंटरव्यू सुनते हैं और डॉक्टर ज़फ़र के सुनते हैं, और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। तो इसके ऊपर वो कहता है क्या करें आप, वो कहता है कि जी आप लिखें इसके ऊपर राइट एन ऐसे ऑन जर्नल सब्जेक्ट। तो ये हो गया लॉकडाउन एक जर्नल मसला है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। हस्पतालों की कैफियत के ऊपर आप लिख सकते हैं। इसी तरह जो यहाँ मसाइल, मुआशी मसाइल, भूख के मसाइल, गुरबा के मसाइल, बेरोज़गारी के मसाइल ये पढ़ रहे हैं, दुकानदारों के मसाइल आ रहे हैं, तो ये इन चीज़ों के ऊपर बेटा आप लोग जाकर ये चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसी के बाद आप तलबा के मसाइल पर लिख सकते हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, तालीमी इदारों के जो मसाइल हैं, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन वही ज़ुबानी सरगर्मी है, इसकी एंड पे जो आखिरी चीज़ है वो ओरल है। तो इसके लिए वही बात है कि ये आप खुद प्रैक्टिस आपने करनी है।
मैंने अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश की है कि आपको ये मैं रिव्यू जो था हमारा सेकंड, वो जो मेरे बताने की चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। ख़ुद गौर व फिक्र करें, एक एक चीज़ को गौर से देखें, डिक्शनरी को पास रखें, थीसारस को पास रखें और इस तरह से अपने बड़ों से भी इस्तेफ़ादा करें, उनके तजर्बात से, उनसे टाइम लें। अब आज का काम कल बिल्कुल ना करें, आज का काम आज करना ये भी एक अच्छा मेथड है, लेकिन बेटा आज तकाज़े बदल गए हैं। हमें आज का काम सिर्फ आज नहीं करना बल्कि कल का काम भी हमें आज करना है। अपने लिए आने वाले हालात में जगह बनाएं, ये है आपका असल मसला। आने वाले दौर में क्या आपकी जगह बनती है इस दुनिया में? इस चीज़ को अपने दिमाग में अभी से आप रखें तो फिर बेटा आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तो आखिरी हमारा इस महीने का, मुबारक महीने का, हमने अपना जो प्रोग्राम बनाया था वो यूनिट नंबर 9 तक हमने जाना था। तो आज रोज़ा नंबर 21 है और 21 से हम ईद से एक दिन जो पहले है वहाँ तक हम अब इसको पढ़ने जाएंगे। ऑल इज़ नॉट लास्ट, ये बहुत अहम सबक है और इस सबक के अंदर हमें बताया जाएगा कि भाई किस तरह से अस्पताल में नर्स जो होती है उसका जो किरदार है वो क्या होता है, और इस तरह से हमें इंसेंटिव केयर यूनिट के बारे में भी बताया जाएगा और डॉक्टर्स के बारे में, मरीज़ों के बारे में, उनके लवाहिकीन के बारे में ये बताया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर एक हकीकी स्टोरी है और ये आपको नज़र भी आ रहा है कि एक मरीज़ा है जो नीचे बेड पर है और सामने देखें ये एक नर्स है जो उसके साथ काम कर रही है और दरवाज़े के ऊपर जो हैरत से परेशानी के आलम में कोई देख रहा है तो यकीनन ये उसके लवाहिकीन है। तो ये इंशाअल्लाह कल से हम इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जैसे हम पढ़ा रहे हैं 2-2 पैरे करके हम आपको पढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला सबक को अच्छे तरीके से पढ़ने का बेटा एक ही मेथड है कि वो है कि आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे। 10 पैराग्राफ इसके अंदर हैं तो हमने जो बड़े पैराग्राफ होंगे वो दो पढ़ेंगे और जो छोटे पैराग्राफ होंगे वो हम 3 पढ़ेंगे। तो कल जो होंगे वो हमारे बड़े पैराग्राफ हैं, इसको हमने 2 पढ़ने हैं, पहला और दूसरा। वो बच्चे जो मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ रही हैं और जिनका हदफ बहुत आला है वो ये बात समझ लें कि उन्होंने खुद इस सबक को पढ़कर बैठना है, पहले और दूसरे पैराग्राफ को पढ़कर बैठना है, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग को अंडरलाइन करना है, अलग नोटबुक पे भी लिखना है। तो फिर जब मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। शेर अली और मुझे आप इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल का नेम कंबर हुसैन भुट्टा, कंबर हुसैन है, QANBAR। Q को कैपिटल में लिखना है और H को भी कैपिटल में लिखना है, दरमियान में स्पेस देनी है। इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे और अपने दूसरों को भी कहेंगे, वो बच्चे जो दूसरी क्लासेस में हैं कि वो भी इसको यूज़ करें, उनको भी आप लोग बताएं। और ये साफ ज़ाहिर है, ये आपको सबको पता है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसका कोई आपकी इसके लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। तो ये सदका जारिया है मसाजिद की तरफ से, तो ये आप भी दूसरे बच्चों को देंगे तो वो आपकी तरफ से सदका जारिया हो जाएगा। हमारे साथ राब्ते में रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।